तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का, जिसको हिंदी में आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं। इस सैंपल पेपर को हम लोग फुल्ली सॉल्व करके देखेंगे और ये जो सैंपल पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों, ये सीबीएसई का 2022-23 का सैंपल पेपर है। जी हाँ बच्चों, यानी कि जो 2022-23 में आपका जो बोर्ड एग्जाम आएगा फिजिकल एजुकेशन का, वो इसी पैटर्न में आएगा, सेम टू सेम जो पैटर्न अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। और यहाँ पर एक स्पेशल बात ये है कि ये वीडियो हिंदी में तो होने ही वाला है, साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो सैंपल पेपर जारी किया जाता है सीबीएसई के तरफ से, सीबीएसई के तरफ से ये इंग्लिश मीडियम में जारी किया जाता है, लेकिन हमने क्या किया है, इस पेपर को पूरा पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और ये पेपर अब आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, जो कि शायद ही किसी चैनल पे आपको देखने को मिले। तो पूरा पेपर का वीडियो जो है वो कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2022-23 का, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी में इसको शारीरिक शिक्षा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। इसका सब्जेक्ट कोड याद रखिएगा 048, यानी कि 048। ठीक है, और जो आपका फिजिकल का पेपर होगा इस बारी, वो 3 घंटे का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और अधिकतम अंक जो रहेंगे आपके वो 70 रहेंगे, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आपका बोर्ड का पेपर ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक यूनिक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, जो आप देख भी सकते हैं। आपका सेट नंबर यहाँ पर 1 है। इसी तरह से 4 सेट में आपका पेपर आता है, सेट 1 2 3 4। तो इन चारों सेट में से कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है। जो अभी मैं आपको सैंपल पेपर करा रहा हूँ ये सेट 1 है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन पेपर का अपना एक यूनिक क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको अपना सीबीएसई का रोल नंबर यहाँ पर लिखना होता है इस तरह से। नीचे चले तो नोट करके यहाँ पर कुछ बातें ऐसे ही बता रखी है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे कि कृपया जांच कर लीजिए कि मुद्रित पृष्ठ आपका 22 है, वो आपका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपका जो पेपर आएगा, जो सैंपल पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग। जितने पेज भी उसके अंदर प्रिंटेड रहेंगे वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी रहेंगी, जस्ट डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर अभी हम देखने वाले हैं सैंपल पेपर, इसके अंदर टोटल आपसे 37 प्रश्न जो है 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस चीज का जांच करने के लिए आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको वही चीज बता रखा है कि आपको पेपर करने से पहले 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। मैंडेटरी है और सीबीएसई का एक रूल भी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब हम लोग आ गए बच्चों सामान्य निर्देश के अंदर, जिसको मतलब इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस आप कहते हैं। सामान्य निर्देश आप हर पेपर का जरूर देखा कीजिए। अगर आप सामान्य निर्देश को, जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो पेपर है वो कैसा होने वाला है उसका एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाता है, या फॉर्मेट कह लीजिए आपके दिमाग में बैठ जाता है कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो चलिए फिजिकल एजुकेशन के लिए जो आपका सामान्य निर्देश दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं बच्चों। तो देखिए क्या बताया गया है कि ये जो प्रश्न पत्र है आपका, ये 5 खंडों और 37 प्रश्न जो होंगे इसके अंदर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर होने वाला है, इसके अंदर टोटल आपको 5 खंड देखने को मिलेगा, यानी कि 5 सेक्शंस देखने को मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, इस तरह से 5 सेक्शन रहेंगे। और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं आपका इस पेपर के अंदर, वो 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके आगे देखिए बताया गया है कि जो आपका खंड ए होने वाला है, यानी कि सेक्शन ए जो होने वाला है, इसके अंदर 1 से लेके 18 क्वेश्चन तक जो होगा, ये प्रत्येक 1 अंक का होगा, यानी एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इन सभी को करना अनिवार्य है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके नीचे चले तो देखिए कुछ और बातें बता रखा है आपको। जैसे कि जो खंड बी है, यानी सेक्शन बी है आपका, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक रहने वाला है सेक्शन बी के अंदर। और ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। और इनका जो आंसर आपको लिखना है, ये 60 से 90 शब्दों में, यानी कि 60 to 90 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके आगे चले तो यहाँ पर सेक्शन सी के लिए बता रखा है कि सेक्शन सी अर्थात खंड सी जो होने वाला है आपका, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 तक होगा। और ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं।
3 नंबर यानी 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे इनका जो आंसर आपको लिखना है ये 100 to 150 वर्ड्स यानी कि 100 से 150 शब्दों में आपका होना चाहिए। कोई भी 5 प्रश्नों का आपका प्रयास करना है यानी कि इसके अंदर अथवा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके आगे देखिए बता रखा है कि खंड डी जो होने वाला है आपका सेक्शन डी, उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक होगा और जिनमें से प्रत्येक में 4 अंक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेक्शन डी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के होंगे और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर आपको चॉइस भी देखने को मिलेगा यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग चले तो सेक्शन ई के बारे में बता रखा है, अंतिम सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 37 तक होने वाला है आपका और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो है इस सेक्शन के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। इनका आंसर आपको 200 to 300 यानी 200 से 300 शब्दों में लिखना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए और इसके अंदर कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस, हिंदी में बोले तो सामान्य निर्देश। अगर आप इसको इंग्लिश में सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उसको शुरू करते हैं बच्चों। चलिए अपने वीडियो को हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि 4 में से एक सिलेक्ट करना होता है आपको, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो भी कह लीजिए, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि आसन की पहचान करनी है। अब आसन कौन सा, ये आप देख सकते हैं ये एक आसन है, इसकी पहचान करनी है कि ये कौन सा आसन है। अगर यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द आसन, ये कौन सा आसन है, योग का कौन सा आसन है वो आपको बताना है। तो ये धनुषासन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। धनुषासन है यानी कि आप देखेंगे तो ये जो लड़की है बिल्कुल धनुष के आकार की तरह मुड़ी हुई है और ये धनुषासन कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश मीडियम में भी आप देख लीजिए धनुषासन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो नई चीजें, नई अवधारणाएं और नए अनुभव सीखता है, पसंद करता है, उसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो कोई आदमी अगर कोई नई चीजें सीख रहा है, ठीक है, कोई नई अवधारणाओं को समझ रहा है, कोई नए एक्सपीरियंसेस को इस तरह से समझ रहा है, सीख रहा है, पसंद कर रहा है, तो उसे खुलापन वाला व्यक्ति कहते हैं कि हाँ भाई ये एकदम खुलापन वाला व्यक्ति है, ये नए जमाने के साथ चलता रहता है, रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं है, पुराने जमाने की बातों को लेकर के नहीं चलता। देखिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो होते हैं आपके रूढ़िवादी लोग, एक होते हैं आपके उदारवादी लोग, यानी कि एक तरह से कह लीजिए खुलेपन वाले लोग। रूढ़िवादी लोग वो लोग होते हैं जो पुराने जमाने के रीति रिवाजों, ख्यालों को मानते आ रहे हैं और मानते रहेंगे, वो रूढ़िवादी लोग होते हैं। एक होते हैं आपके उदारवादी लोग, यानी कि एक तरह से जिंदा दिल आदमी जिसको आप कह सकते हैं, खुलापन वाला। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नई चीजों को, नई अवधारणाओं को, नए अनुभव को सीखना पसंद करते हैं, तो इनको खुलापन वाले लोगों के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये आप देख सकते हैं, अ पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू एक्सपीरियंसेस आर कैटेगराइज्ड एज अ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपननेस। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक में गाड़ी का पहिया डैश का एक उदाहरण है। तो जिम्नास्टिक में जो गाड़ी का पहिया होता है वो किसका एक उदाहरण है, तो वो गतिशील संतुलन का उदाहरण है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है सो कि कार्ट व्हील इन जिम्नास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डायनामिक, इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है कि धीमी चिकोटी तंतु रंग में डैश होती है, ठीक है। जो धीमी चिकोटी तंतु होती है वो रंग में क्या होती है, तो यहाँ पर आपका सेम क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से आया हुआ है कि स्लो ट्विच फाइबर्स आर डैश इन कलर, तो रेड होते हैं, लाल कलर के होते हैं। ये किस कलर के होते हैं बच्चों, लाल कलर के होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि मौके पर कूदना डैश का उदाहरण है,
तो आइसोटोनिक का उदाहरण है अगर आप मौके पे कूदते हैं तो, अकॉर्डिंग टू आपका जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम आपका इस तरह से क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में आया हुआ है, और आइसोटोनिक जो सेकंड आपका ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि लंबी कूद में टेक ऑफ डैश शक्ति का उदाहरण है। तो जो लंबी कूद में आप यानी कि लंबी छलांग लगाते हैं, लंबा जंप करते हैं, उसके अंदर जो आप टेक ऑफ करते हैं तो वो विस्फोटक का जो ताकत है इसका एक उदाहरण है इस शक्ति का। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एन एग्जांपल ऑफ डैश स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है आपका ऑप्शन नंबर माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है आपका, ये बिल्कुल हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर वैसे फिजिकल एजुकेशन का जो आंसर की आया है सीबीएसई की तरफ से, ये भी आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आंसर की आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन कि रक्त से कार्यशील मांसपेशियों द्वारा अवशोषित और उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को डैश कहा जाता है। तो ऑक्सीजन अपटेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन अपटेक। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है, और ऑक्सीजन अपटेक जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन कि त्वरण के नियम में किसी वस्तु का त्वरण उसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इन लॉ ऑफ एक्सीलरेशन जो है कि एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ये किसका आपका जो है सही चीज मतलब व्युत्क्रमानुपाती है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, मास, ये हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट बैठ जाएगा खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, आगे अब हम लोग आ गए हैं 9वें प्रश्न पे। 9th जो हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन आपको दिया गया है, अभिकथन ए और कारण आर जो है सो कि नाम दिया गया है। तो इनको समझना है और सही उत्तर आपको, सही विकल्प चुनना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए अभिकथन जो है हमारा और सेशन, ये क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ है, यानी कि जो आप कह लीजिए इंटरनली आप जो मोटिवेट रहते हैं, यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि इस तरह से जो इंटरनली एक तरह से मोटिवेट रहते हैं, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये असेसन कह रहा है आपका। उसके बाद देखिए कारण क्या कह रहा है कि चूंकि इसके पीछे कारक स्वाभाविक रूप से ऐसा कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं जो आनंद आता है, हमें तृप्ति या चुनौती प्रदान करते हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि दोनों ए और आर दोनों ही सही है, और जो आर है आपका कारण जो है वो ए यानी कि अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है आपके सामने, और ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आपका 9th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं बच्चों 10th क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन है आपका कि कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं और संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या है? तो ये सरल है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रखा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक सूक्ष्म खनिज नहीं है? तो मैग्नीशियम जो है वो एक सूक्ष्म खनिज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से पूछा हुआ है कि विच अमंग दिस इन नॉट अ माइक्रो मिनरल। ठीक है, तो इस तरह से, तो मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि हाइट बढ़ाने में कौन सा आसन सहायक होता है? अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो आपको कौन सा योगा का आसन करना चाहिए? तो ताड़ासन करना चाहिए बच्चों। अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो यू कैन डू ताड़ासन। ताड़ासन एक बहुत बेहतर विकल्प है। अगर आपको हाइट बढ़ाना है, अगर आपका नॉर्मली हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो एक एज अ ऑप्शन के रूप में आप ताड़ासन रख सकते हैं। डेली ताड़ासन कीजिए, हाइट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है कि 17 टीमों होने पर, जो 17 टीमें होने पर कितनी बाई दिए जाएंगे?
तो 15 जो बाई है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 70 टीम्स, तो आप यहाँ पर 15, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि यदि 15 टीमें हो तो नॉकआउट टूर्नामेंट के पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे। अगर 15 टीम है टोटल, तो जो नॉकआउट टूर्नामेंट होने वाला है उसके पहले यानी फर्स्ट राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे, तो 7 मैच खेले जाएंगे। 7 कितने, 7 मैचेस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मैच विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड इफ देयर आर 15 टीम्स, तो आप 7 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 15वां क्वेश्चन कि दूसरों को खेलते और आनंद लेते देखना जो बदले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, किस तरह की रणनीति का एक हिस्सा है, तो सामाजिक रणनीति का एक हिस्सा है। अगर आप एक ऐसे बच्चे को भाग लेने दे रहे हैं कोई भी खेल के अंदर जो विशेष रूप से आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कोई दिव्यांग है या कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पर आप एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सोशल। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि वॉचिंग अदर प्लेयर्स एंड एंजॉय विच इन टर्न मोटिवेट द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स टू पार्टिसिपेट इज अ पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को आपको मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से मिला सकते हैं आप। पहले का आपका तीसरा आएगा गुरुडासन जो है वो धनुष पैरों के द्वारा। ठीक है, दूसरे का चौथा आएगा आपका गौमुखासन जो है घुटने टेक कर किया जाता है। फिर तीसरे का आपका पहला आएगा चक्रासन जो है वो आपका गोल कंधे के उससे किया जाता है। और फिर आपका चौथे का दूसरा आएगा यानी नौकासन जो है आपका वो लॉन्ड्री जो है इसके द्वारा इस तरह से सफल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मिलान करना है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश मीडियम में आएगा 16वां क्वेश्चन, तो कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा और जो आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को फिर से वही मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर ऐसे मिलान करेंगे, चेयर स्ट्रेस टेस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर मतलब पहले का पहले में निचले शरीर की ताकत के लिए होता है, दूसरे का तीसरा होगा आपका इस तरह से यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद तीसरे का चौथा होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चौथे का आपका दूसरा होगा। इस तरह से आपको मिलान करना है बच्चों। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हिंदी मीडियम में था। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, और इसका आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन कि हड्डियों के घनत्व में कमी और हड्डी के अनुचित गठन के कारण हड्डियों का कमजोर होना डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में जाना जाता है, तो ये आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए था कंप्लीट होता है। अब हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग एक एक नंबर के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब जो हम लोग करेंगे बच्चों ध्यान रखिएगा वो दो दो नंबर के क्वेश्चंस करेंगे सेक्शन बी के अंदर। कितने नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, और इनका आंसर आपको 60 से 90 वर्ड्स के यानी शब्दों के अंदर, यानी 60 to 90 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको देना है सेक्शन बी के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि पेशीय तंत्र पर व्यायाम के किन्हीं 4 प्रभावों की सूची बनाइए। ठीक है, इनकी जो हमारी मांसपेशियां वगैरह होती है तो उस पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब मसल्स वगैरह पे। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है,
तो क्या असर पड़ता है, तो देखिए इससे क्या होता है कि हमारी मांसपेशियों का आकार बढ़ता है और कंकाल पेशी अतिवृद्धि देखने को मिलती है। मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की पूर्ति होती है और मांसपेशियां सहज एक तरह से कह लीजिए उनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, प्रतिक्रिया समय से में सुधार देखने को मिलता है। कोशिका नलियों का नलिकाओं का निर्माण देखने को मिलता है और शक्ति तथा गति में वृद्धि देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो मांसपेशियों की ताकत है उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सुधार देखने को मिलता है और ज्यादा जो है वो ताकतवर होती जाती है। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है 19वां क्वेश्चन, और इसका जो आंसर आपको लिखना है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से आपका आंसर ये दिया हुआ है। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर आपके लिए निकाल दिया है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन सीबीएसई ने जो आंसर की दिया है ना आपका, ये देखिए ये सीबीएसई के द्वारा दिया गया है। अब सोचिए सीबीएसई ने आपका कैसा दे दिया है, ठीक है, आंसर की। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रखा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊं उनको। ठीक है, तो बाकी जहां पर मुझे सही लगा सीबीएसई का आंसर की वहां पर मैंने आपके लिए इंग्लिश में नहीं बनाया है पेपर को, और जहां पर मुझे ठीक नहीं लगा वहां पर मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी बनाया है। तो फिलहाल के लिए आप आंसर अपना इंग्लिश में इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है सीबीएसई के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको रीड आउट कर लीजिए, बाकी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो 20वां क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है कि खेलों में एथलीटों द्वारा आत्मचर्चा के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए। अब देखिए खेलों के दौरान यहाँ पर आप देखेंगे 20वां क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से पूछा हुआ है कि लिस्ट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ टॉक बाय एथलीट्स इन स्पोर्ट्स। यानी कि आप देखेंगे ना उस तरह से कि कुछ बोलते रहना या किसी से बात करना, तो इस तरह से क्या फायदे होते हैं। ठीक है, अगर खुद से बात कर रहा है, मान लीजिए कोई एथलीट खेल रहा है, ठीक है, तो उसके क्या फायदे होंगे, तो बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आत्म प्रभावकारी का निर्माण और विकास देखने को मिलता है। एक तरह से सेल्फ मोटिवेट रहता है बंदा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बिल्डिंग एंड डेवलपिंग सेल्फ एफिशिएंसी। ठीक है, एक तरह से उसका जो अंदर से मोटिवेशन है ना वो आने लग जाता है। जैसे आप भी कभी 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 आपने एक्सपीरियंस किया हो, मैंने तो किया है अपने काफी टाइम किया है कि आप कभी कुछ काम कर रहे होते तो खुद से ही बात करने लगते हो, यार ये चीज करूं कि नहीं करूं। ठीक है, फिर कोई आपका दोस्त अगर सामने बैठा होता है या खड़ा होता है तो वो बोलता है अबे अब खुद से ही बात क्या कर रहा है भाई। तो ये चीज है। तो उसी तरह से जो खेल मतलब स्पोर्ट्स होता है उसके अंदर जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, खेलने वाले लोग, तो वो कभी कभी खुद से ही बात कर लेते हैं, तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, कौशल अधिग्रहण होता है, मूड बनाना और बदलना होता है, मतलब मूड बन भी जाता है कभी कभी कि हाँ चल अच्छा मूड हो रहा है। ठीक है, नियंत्रण के प्रयास के लिए, कभी कभी कंट्रोल पाने के लिए, कभी कभी होता है ना कोई बंदा खेल रहा है और बहुत ज्यादा थक जाता है, फिर खुद से ही बात करने लग जाता है कि यार अब खेलूं कि नहीं खेलूं, बहुत ज्यादा थक जाऊं, नहीं, फिर सोचता है अगर नहीं खेलूंगा, खुद से ही बात करते हुए ऐसा सोचने लग जाता है कि हाँ खेलूंगा, मुझे जीतना है। समझ रहे हैं ना आप, ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, कभी कभी खुद से बात करता है तो उससे उसका ध्यान भी केंद्रित होता है कि हाँ यार, कभी कभी होता है ना यार बी फोकस बी फोकस। जैसे मेरा नाम जयप्रकाश है, तो कभी मान लीजिए मुझे कहीं पे अर्जेंट फोकस करना है, जैसे कहीं पढ़ाई करना है, कल मेरा पेपर है और फिर मेरा ध्यान भटक रहा है कि हाँ यार इंस्टाग्राम पे रील देख लेता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ, बाहर घूम लेता हूँ, तो फिर क्या होता है बुक रख के क्या बोलते हैं खुद से बात करते हुए कि बी फोकस जयप्रकाश, बी फोकस, कल मेरा पेपर है, मतलब तेरा पेपर है कल, तेरे को पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से। तो आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा। उसी तरह से एथलीट्स जो खेल रहे होते हैं ना वो भी ऐसे ही करते हैं अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कि भाई बी फोकस, सबसे आगे निकलना है, मुझे अच्छा खेल के दिखाना है, इस तरह से। तो ये कुछ 5 फायदे मैंने आपको बता दिया जो खेलों में एथलीट्स जो होते हैं ना उनके द्वारा जो है आत्मचर्चा के होते हैं, यानी खुद से ही बात करने का एक तरह से। इस तरह से इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिख रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपका सीबीएसई ने ऑफिशियली ये जारी किया हुआ है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन क्या है आपका कि फार्टलेक प्रशिक्षण पद्धति के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनानी है आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में 21वां जो आपका क्वेश्चन है कि लिस्ट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। अब इसका आंसर अगर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाऊं तो देखिए कितना भद्दी तरीके से सीबीएसई ने दे रखा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा जल्दी समझ पाएगा इसको, अगर बिल्कुल ही ध्यान से देखे तब जाके इसको इंग्लिश मीडियम में समझ में आएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके अच्छे से आपको दिखा दिया है। तो पहले हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए फार्टलेक विधि क्या होती है इसको समझिए पहले।
फार्टलेक यह सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है और स्वीडन के गोस्ट होल्मर ने 1930 में इसको बनाया और इसे स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि को, इस विधि में धावक अपने अनुसार अपनी गति को आसपास के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित कर लेता है या कर सकता है। इस विधि के द्वारा सहन क्षमता का विकास होता है, यानी कि जो एक होता है ना कि कैपेसिटी होता है, सहन क्षमता कि कितना बंदा सहन कर सकता है कोई चीज को, तो उस चीज का विकास किया जा सकता है फार्टलेक विधि के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि खिलाड़ी अपनी गति जो है वातावरण के अनुकूल परिवर्तित करता है। अंततः यह विधि जो है स्वतः अनुशासित कहलाती है और इसमें हृदय की गति यानी कि जो दिल का धड़कने का स्पीड है वो 140 से 180 प्रति मिनट के बीच में हो जाता है, यानी एक मिनट के अंदर 140 से 180 के बीच में जो दिल जो है ना वो धड़कता है। ठीक है, और फार्टलेक प्रशिक्षण में दौड़ गति जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से एक लेडीज को यहाँ पर दिखा रखा है, एक लड़की को भागते हुए, कि यहाँ पर ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन का आंसर जो है आपका देख लीजिए, इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिस्ट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये डायरेक्ट मैंने आपका सपोर्ट मटेरियल से उठा लिया ये वाला आंसर। तो इस तरह से इंग्लिश में आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में रहेगा, आप इस तरह से इंग्लिश में अपना लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन कि कोमल उत्तक क्षति के किन्हीं दो प्रकारों को उदाहरण की सहायता से समझाइए। अब कोमल उत्तक जो होता है उसकी क्षति के बारे में बताना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस प्रकार से आएगा 22वां क्वेश्चन कि एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, यानी कि 2 आपको प्रकार बताने, टाइप्स बताने हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज के। ठीक है, कोमल उत्तक जो क्षति होता है, इंजुरी आता है ना, उसके बारे में। तो पहला है आपका गुम चोट या अति क्षति, जिसके अंदर जो क्या होता है शरीर के किसी हिस्से पर सीधे प्रहार के कारण होने वाला घाव। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी का घुटना दूसरे व्यक्ति की जांघ से टकरा जाता है। आप देखेंगे पहला जो घुटनों में चोट आता है या कह लीजिए कोमल उत्तक क्षति का आप प्रकार लिख सकते हैं कि डायरेक्टली उसका जो है घुटना वगैरह किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे खिलाड़ी से टकरा जाए तो उसको चोट आ जाता है, जिसको गुम चोट या अंतः क्षति भी बोलते हैं। और दूसरा होता है मोच, इसमें क्या होता है जोड़ों के लिगामेंट की चोट, जो जोड़ों में लिगामेंट का हिस्सक अतिवृद्धि या असामान्य दिशाओं में जोड़ की गति के कारण होता है। यह दर्द कोमलता जोड़ में सूजन का विशेषता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मोच वगैरह जो आ जाती है वो इस चीज के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा है आपका खिंचाव, खिंचाव भी आप लिख सकते हैं। मांसपेशियों का कंडरा की चोट जो है 3 प्रकार की है, हल्की, मध्यम और गंभीर, यानी कि अगर हम लोग मांसपेशियों के कंडरा चोट की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है, हल्की, मध्यम और गंभीर। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्लेन आपका कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी को सीबीएसई ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अ सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज इज डैमेज ऑफ मसल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडोन्स थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सीबीएसई ने दिया है। अगर सीबीएसई के आंसर की बात करूं पर्टिकुलरली तो यहाँ पर इस तरह से सीबीएसई ने इसको दिया था। मैंने इसको थोड़ा अच्छे से बना करके आपके लिए इस तरह से ला दिया है, तो जिसको आप देख सकते हैं इजीली। मैं समझता हूं कि आप पढ़ पाएंगे। आप अपना वीडियो का क्वालिटी 720p या 1080p पे रखिए तो इजीली आप इसको पढ़ पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन में, 23rd जो हमारा क्वेश्चन है कि फ्लेमिंगो टेस्ट के उद्देश्य और प्रशासन जो है आपको वो लिखने हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लेमिंगो टेस्ट। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और आंसर को समझने से पहले आप चित्र की सहायता से कुछ चीजें समझिए। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर देखेंगे तो आप ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, एक पैर ऊपर करके और एक हाथ से अपने एक पैर को पकड़ करके। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो आप डायरेक्टली ऐसे खड़े रहते हैं, कभी कभी आपको टीचर वगैरह या प्रशिक्षक वगैरह जो होता है आपका ट्रेनर, उसकी सहायता से खड़ा होना पड़ता है। तो ये देखेंगे सहायता से खड़ी हुई है, यानी कि कोई इसका ट्रेनर इसका हाथ पकड़ रखा है इस बच्ची का, और यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्टली खड़ी है ये। ठीक है, तो ये हिंट के लिए यहाँ पर दिखा रखा है आपको, बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ इसका। ठीक है,
तो स्टैटिक बैलेंस विधि कह लीजिए या फ्लेमिंगो जो है सो कि आपका बैलेंस टेस्ट कह लीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है ध्यान से समझिए, इसमें बीम पर खड़ा हो जाओ यानी कि कैसे प्रदर्शन करे वो बता रखा है। एक बीम बचता है, उस पर खड़ा हो जाना होता है और प्रशिक्षक का हाथ पकड़कर संतुलन बनाए रखिए यदि शुरू करने के लिए आवश्यक हो तो आप उसका हाथ पकड़ करके संतुलन बना सकते हैं जो आपका ट्रेनर है। और पसंदीदा पैर पर संतुलन बनाते समय मुक्त भीख को घुटनों पर मोड़ा जाता है और इस पार्क के पैरों को नितंबों के करीब रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो चित्र की सहायता से आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये पहले पॉइंट में यही कह रहा है कि आपको जब स्टार्ट करने के लिए बोला जाए, स्टार्ट बोल दिया जाए और एक बीम बच जाए, तो जैसे ही बीम बचता है तो आपको ऐसे इस मुद्रा में आ जाना है और आपका जो प्रशिक्षक है उसका हाथ पकड़ लीजिए अगर सहायता की जरूरत है तो, ठीक है। और अगले यहाँ पर पॉइंट में क्या बता रखा है कि घड़ी शुरू करे, यहाँ पर देखेंगे घड़ी शुरू करे क्योंकि प्रशिक्षक प्रतिभागी विषयों को छोड़ देता है, ठीक है। स्टॉप वॉच को हर बार रोके संतुलन खो देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और बातें यहाँ पर बता रखा है। यदि अगले पॉइंट में है कि यदि 30 सेकंड में 15 से अधिक फॉलिश है तो परीक्षण जो है समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 30 सेकंड में अगर आप 15 से ज्यादा बार इस तरह से फॉलिश होगा आपका तो आपका जो है सो कि उस तरह से ये चीजें समाप्त कर दी जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा 23वां क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है हाँ ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर प्रशासनिक सुझाव इस तरह से दिया हुआ है कि प्रतिभागियों को सीधे आगे स्थिर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि जो भी इसमें मतलब भाग ले रहा है इस टाइप की विधि में, इस टाइप की एक्टिविटी में, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप सीधा आगे की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, फोकस आगे की तरफ रखें। और बुनियादी ढांचा उपकरण आवश्यक है जैसे कि गैर फिसलन वाली 17 स्टॉप वॉच केवल एक बीम पर घूर कर दिया जा सकता है। तो इस तरह से और कुछ बातें बता रखी है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। सेम आपका ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर जो है अपना वो देख लीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ और आंसर्स के लिए पॉइंट आपके सामने है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही क्वेश्चन का आंसर सीबीएसई ने काफी खराब तरीके से दे रखा है, मेरे को तो पसंद नहीं आया पर्सनली अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। सीबीएसई को काइंड ऑफ एक्सप्लेन करके बताना चाहिए था अच्छे से। ये एक बॉक्स के अंदर दे रखा है तो ज्यादा बेहतर नहीं रखा, मुझे नहीं लगा। पॉइंट बाय पॉइंट अगर एक्सप्लेन करता सीबीएसई तो ज्यादा बेहतर रहता। खैर लेकिन जो भी है बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना इंग्लिश मीडियम वाले को तो इजीली आप cbse.nic.in पे जाइए, वहां से आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीएसई एकेडमिक पे जाइएगा, ठीक है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24वां क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि भारोत्तोलक के आहार में मूल पोषक तत्व क्या होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम क्वेश्चन आपका 24वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा हुआ है। यहाँ पर देख ही सकते हैं कि व्हाट शुड बी द बेसिक न्यूट्रिएंट्स इन द वेट लिफ्टर्स डाइट एंड व्हाई। जो वेट लिफ्टिंग करता है, ठीक है, उसके डाइट में क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, जो अपना वजन वगैरह मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है, और एक परफेक्ट बॉडी रखना चाहता है वो, ठीक है। तो उसके डाइट में क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। शरीर की कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो वो नॉर्मल जो डेली खाना है वो तो खाते हैं, साथ साथ प्रोटीन का एक डब्बा आता है जिसके अंदर पाउडर होता है, वो पाउडर भी कंज्यूम करते हैं। वो पाउडर ऐसा वैसा पाउडर नहीं होता, वो प्रोटीन का पाउडर होता है। अब प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन काम करता है कि कोशिकाएं जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको मरम्मत करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है जो वेट लिफ्टर है। अगला है प्रोटीन विभिन्न एंजाइटियों, हार्मोन और एंटीबॉडी का हिस्सा बनते हैं और ऊर्जा भी मतलब प्रदान करते हैं। यानी कि प्रोटीन जो बंदा लेता है वेट लिफ्टर तो उसको एनर्जी तो मिलती है उसके बॉडी में, साथ साथ उसका जो हार्मोन है वो भी बैलेंस रहता है, ठीक है। एंटीबॉडीज जो है यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए जो एंटीबॉडीज वगैरह बनती है उसके बॉडी में तो वो भी सही से बनता है और ओवरऑल उसका बॉडी का डेवलपमेंट सही होता रहता है। और क्या लेना चाहिए उसको आहार के रूप में एज अ
कह लीजिए डाइट क्या लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, मछली लेना चाहिए, अंडा लेना चाहिए, मुर्गी पालन मतलब मुर्गी वगैरह ले सकता है, मांस, फल और अनाज, ये सारी चीजें उसको लेनी चाहिए ताकि उसका जो है अपना वेट लिफ्टिंग वो कंटिन्यू रख सके इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इस तरह से आया हुआ है कि व्हाट शुड बी द बेसिक न्यूट्रिएंट इन अ वेट लिफ्टर, इस तरह से वेट लिफ्टर्स डाइट एंड वाई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है और आंसर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है। मैंने इंग्लिश मीडियम में आपको लिख करके भी दिखा दिया, 4 कैलोरीज वगैरह है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी सीबीएसई ने जो दिया है आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिया है और वही चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा दिया है, ये देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको इंग्लिश में दिखा भी दिया कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ये पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के होंगे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे अभी मैंने आपसे चर्चा भी किया था सेक्शन सी के बारे में, तो ये आप देखेंगे सामान्य निर्देश तो यहाँ पर बता रखा है कि सेक्शन सी के अंदर जो 25 से 30 तक क्वेश्चन होंगे, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी के अंदर। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एक एक करके समझते हैं उन क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, ओके, तो हम लोग आ गए सेक्शन सी में। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के किन्हीं 6 लाभों को शामिल करते हुए एक माइंड मैप आपको बनाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अ माइंड मैप इंक्लूडिंग एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, जिनको मतलब स्पेशल जरूरत है। ठीक है, तो शारीरिक क्रियाओं के क्या लाभ होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिख रखा है, एक एक करके समझिए कि अगर कोई बच्चा जो है वो शारीरिक क्रिया करता है तो उसका शारीरिक सुधार रहेगा, मानसिक सुधार देखने को मिलेगा, आत्मसम्मान देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो शारीरिक गतिविधियों के, अगर वो फिजिकली कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, 6 बेनिफिट आपको बताना है, क्या लाभ मिलेंगे, वो 6 लाभों का जिक्र यहाँ पर आपको करना है। तो वही लाभ यहाँ पर बता रखा है कि उनका शारीरिक जो सुधार है वो होता रहेगा, मेंटली जो है कह लीजिए दिमाग का भी उनका डेवलपमेंट होगा, मानसिक सुधार भी देखने को मिलेगा, आत्मसम्मान डेवलप होगा यानी कि एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो डेवलप होगा, और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा उनका, यानी कि जो उनका हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा, और व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो उनका सेल्फ मोटिवेशन इस तरह से चीजें हैं, वो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीजें, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अगर शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो ये कुछ उनके लाभ है, और इन्हीं को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बता रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि शारीरिक सुधार के अंदर क्या लिख सकते हैं आप, एकाग्रता में सुधार आएगा, लचक में सुधार आएगा, शरीर में सुधार, सहनशीलता में सुधार, हृदय संबंधी सुधार, मोटा नहीं होगा बच्चा। ठीक है, हड्डियां मजबूत होंगी, ये तो फिजिकल एक्टिविटी करता है तो ये सारे बेनिफिट्स उसको फिजिकली होंगे, यानी कि उसके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, उसके बाद मानसिक रूप से क्या सुधार देखने को मिलेगा, मानसिक रूप से उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि मनोदशा में सुधार होगा, सुयोग्यता में सुधार होगा, अवसर तथा चिंता के जो स्तर में वो कमी आएगी, यानी कि ओवरऑल जो उनका थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, और जो वो चिंता वगैरह करते हैं, टेंशन वगैरह लेते हैं, उसमें कमी आएगी, चिंता वगैरह वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे अगर वो फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो, स्पेशल नीड्स के बच्चे। ठीक है, अगला है आत्मसम्मान, यानी कि शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांग का आत्मसम्मान तथा यहाँ पर आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना में बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है उसके अंदर अगर दिव्यांग लोग भाग लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उनका जो एक आत्मसम्मान होता है ना कि लोग उनका सम्मान करें, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उनको फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर जो है सो पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेम आगे देखेंगे तो उसके आगे मतलब अगले पॉइंट में है कि स्वास्थ्य, उनका जो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने के कारण दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य स्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, और इस तरह से जो विकार है या जो बीमारियां हैं वो कम से कम होने की संभावना रहती है। अगला है उनका व्यक्तित्व डेवलप होगा, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांगों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में निखार देखने को मिलता है, उनका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो डेवलप होता है। ठीक है,
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप सीबीएसई को देखेंगे तो सीबीएसई ने मतलब क्या ही बताऊं मैं कुछ इस टाइप से दे रखा है आपको, जो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा सही से समझ पाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से सीबीएसई ने दे रखा है, बिल्कुल मतलब क्या ही बोलूं मैं, इसको अच्छे से देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए इंग्लिश मीडियम में कुछ अच्छे से बना करके आपके सामने रख दिया है। कि वही क्वेश्चन आपका इस तरह से आया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि क्रिएट अ माइंड मैप कवरिंग एनी 6 बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आप बेनिफिट देख सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने के, वही मैंने आपको बताया, फिजिकली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मेंटल यानी कि मानसिक रूप से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बढ़ेगी, ठीक है, और गुड हेल्थ यानी कि अच्छा हेल्थ रहेगा उनका, इनहैंस पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी उनका इनहैंस होगा, बाकी सारी चीजें वही एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिजिकल मूवमेंट में किस तरह से उनका जो है सो कि एक्सप्लेनेशन आपको करना है और किस तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, मेंटली उनका इंप्रूवमेंट किस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके आगे देखेंगे तो सेल्फ स्टेम करके यहाँ पर दे रखा है, फिर हेल्थ है आपका, फिर पर्सनैलिटी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर इस वाली वीडियो की बात करूं स्पेशली, तो मुझे इस वीडियो का सिर्फ पीडीएफ बनाने में 6 घंटा लग गया, आप सोच लीजिए इतना टाइम लग गया। बहुत मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि सीबीएसई तो इंग्लिश मीडियम में देता है, आप सोचिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, और सारे क्वेश्चंस के आंसर सीबीएसई सही से दिया भी नहीं होता है, उसको सपोर्ट मटेरियल वगैरह से लेना, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी मेहनत लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करके हमसे जुड़ जाइए। और अगर आपको जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आता है, जो कि आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। उसके आगे चले तो अगला हमारा क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों के बीच अंतर बताने। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है ना जो डेली आप खाने के जरिए लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। और उसके आगे अगर मैं बात करूं इसके प्रकारों के बीच अंतर की, तो सीबीएसई ने कुछ इस टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी मैंने आपके लिए सपोर्ट मटेरियल से लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आंसर आपका सपोर्ट मटेरियल से लिया है मैंने। वही कार्बोहाइड्रेट का अगर एग्जांपल मतलब डेफिनेशन बता रखा है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग है, और यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है, और यह जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारे बॉडी के अंदर। और विभिन्न रासायनिक संयोजन के कारण कार्बोहाइड्रेट जो है हमें देखने को मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो जो आपका शर्करा या फिर साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, और एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारा शर्करा ये नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट होता है, ये अनाज से, गेहूं, चावल आदि व रसीले फलों जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाए जाने वाले स्वाभाविक मिठास के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इनमें शर्करा मोनोसैकेराइड और डाइसोक्राइड्स व ट्राइसेक्राइड्स के रूप में पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, जैसे ग्लूकोज पाया जाता है, क्रैक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, वो माल्टोज पाया जाता है। ये पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। तो ये पहले टाइप का आपका जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट जो होता है ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, ठीक है। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, साधारण कार्बोहाइड्रेट से विपरीत ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इनमें शर्करा पॉलीसैकेराइड्स के रूप में पाई जाती है। यह पानी में मतलब घुलती नहीं है। इनमें स्टार्च होता है और ग्लाइकोज होता है, वह सेल्यूलोज प्रमुख रूप से होता है। जैसे आलू में स्टार्च होता है, शकरकंद आप खाते हैं, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल आदि में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा इसीलिए पॉलीसैकेराइड्स से प्राप्त होती है। मतलब अगर हम लोग बात करें जो हम लोग जो खाते हैं जनरली, जैसे आलू आप खाते होंगे, गाजर खाते होंगे, चुकंदर, मक्का, गेहूं ये सब खाते होंगे, तो ज्यादातर जो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है, तो वो जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड्स के रूप में मिलता है, ठीक है। ये वाला कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैंने आपको समझा दिया। ये सीबीएसई ने एक्सप्लेनेशन दिया था, ये भी मैंने आपको दिखा दिया बच्चों, ठीक है। यही 26वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन इट्स टाइप, यानी कि इसके प्रकारों में आपको अंतर बताना है। यही आपके इंग्लिश मीडियम में मैंने इस तरह से आपको ट्रांसलेट करके दिखा दिया है कि व्हाट आर
कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन इट्स टाइप। तो आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आगे दिखाऊं तो आंसर जो मैंने आपको सपोर्ट मटेरियल से बताया, ये तो सीबीएसई ने आपका आंसर दिया है जो कि मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद जो मैंने आपके लिए आंसर लिखा है सपोर्ट मटेरियल से, जो भी बिल्कुल करेक्ट है आपका, तो वो इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली दो टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग अनलाइकली लेते रहते हैं, ज्यादातर हम लोग इसी चीज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन कि अलविदा परिभाषित करें, अलविदा देने के नियम को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। अब भाई ये क्या है, तो इसको समझिए थोड़ा सा। ये इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डिफाइन बाय, बाय होता है ना, वही आप अपने दोस्त को, अपने मम्मी पापा को बोलते हैं ना बाय बाय, टाटा, टाटा खत्म, इस तरह से आपने एक मीम भी देखा होगा। तो वही बाय को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई टाटा का नियम क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन द रूल ऑफ गिविंग बाय विथ हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, यानी बाय करने का भी नियम होता है, टाटा बाय बाय वो जो हम लोग बोलते हैं ना, उसका भी एक नियम होता है, तो वो करने का आपको बताना है। तो देखिए, लेकिन यहाँ आपका फिजिकल एजुकेशन जो है इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए क्या बोला है कि एक टूर्नामेंट में एक प्रतिभागी की स्थिति जो आमतौर पर पहले दौर में प्रतिद्वंदी के साथ नहीं जोड़ा जाता और बिना खेल अगले दौर में आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान दौर में, यानी कि आज के टाइम की बात कर रहा है, चुनाव लड़े बिना प्रतियोगिता के अगले दौर में जाने का अधिकार अक्सर एक प्रतिद्वंदी की अनुपस्थिति के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो ये फिजिकल एजुकेशन की लैंग्वेज में जो है आपका यहाँ पर बता रखा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिक्सचर में बाई जो है उसका आवंटन निम्नलिखित क्रम में किया जाना चाहिए। लोअर हाफ की आखिरी टीम को मिलेगी पहली बाई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बाई के बारे में बता रखा है, वो टाटा बाय बाय वाला बाय नहीं है, यहाँ पर ट्विस्ट आ गया है, टाटा बाय बाय वाला नहीं है, ये टीम के संदर्भ में आपका, यानी कि जो खिलाड़ी होता है और जो खेल होता है स्पोर्ट्स, उसके संदर्भ में, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन मैंने बताया ना, देखिए मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है एक चीज कि कभी कभी क्या होता है ना, पूछता कुछ और है, आंसर कुछ और निकलता है उसका। तो वही चीज है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही वाला होता है कि हम जो चीज समझते हैं ना वो चीज होता नहीं एक्चुअली में, क्वेश्चंस को घुमा देता है, जैसा अभी घुमा दिया, ठीक है। मेरे को भी एक टाइम के लिए लगा बाय, लेकिन बाय नहीं है, यहाँ पर ये फिजिकल की लैंग्वेज में बाय बोल रहा है। अपनी हाफ की पहली टीम को सेकंड बाय दिया जाएगा, ठीक है। लोअर हाफ की पहली टीम को मिलेगा तीसरी बाई, ठीक है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पर आपको बता रखा है। चौथी बाई के बाद जब तक बाकी बाई नहीं दी जाती तब तक यही क्रम चलता रहेगा। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है 3 नंबर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन बाई के बारे में आपको जो है इस तरह से समझाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपका आंसर रहेगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सीबीएसई का आंसर की से आपको अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, कि इस तरह से आपको आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में, बच्चों ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन, बिग फाइवर थ्योरी और उनकी विशेषताओं से किन्हीं 3 व्यक्तित्वों को समझाते हुए तालिका जो है सो एक तालिका बनाइए। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, मेक अ टेबल, यहाँ पर एक मिनट, ओके, मेक अ टेबल एक्सप्लेनिंग एनी 3 पर्सनैलिटीज फ्रॉम बिग फाइवर थ्योरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यानी कि बिग फाइवर थ्योरी जो है और उसकी विशेषताओं में से किन्हीं 3 व्यक्तित्वों को समझाना है, 3 पर्सनैलिटीज को समझाना है एक टेबल की सहायता से आपको बना करके। तो देखिए विशेषता की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें कुछ भी लिख सकते हो, विशेषता की बात कर रहा है, लेकिन पहले आपको कोशिश करना है विशेषता के अंदर पॉजिटिव चीजों लिखने का, जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो लिखने का कोशिश आपको करना है। तो देखिए बिग फाइवर थ्योरी के तहत मैंने आपके लिए लिख रखा है, पर पहला जो पर्सनैलिटी होता है, स्पष्टता और संबंधित लक्षण देखने को मिलता है। स्पष्टता संबंधी लक्षण का आकलन यह दर्शाता है कि व्यक्ति कितना कल्पनाशील है, व्यवहारिक है, विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाला है, कितनी बौद्धिक जिज्ञासा रखने वाला है या रचनात्मक है, यानी क्रिएटिव है। यानी कि जो पहला पर्सनैलिटी होता है बिग फाइवर थ्योरी का, उसके अंदर जो पहले पर्सनैलिटी का व्यक्ति होता है वो होता है स्पष्टता संबंधी लक्षण रखने वाला, जो कि ज्यादा से ज्यादा कल्पनाशील होता है, अपनी कल्पनाओं से चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करता है, उसका व्यवहारिक रूप देखने को मिलता है हमें, ठीक है। विभिन्न विषयों में रुचि होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने के अंदर उसका इंटरेस्ट होता है,
और जिज्ञासा बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज्यादा उत्सुक होता है कोई भी काम को करने के लिए, बहुत ही क्रिएटिव बंदा होता है ये। तो ये पहली पर्सनैलिटी, पहले व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है जो कि स्पष्ट संबंधी लक्षण के अंदर आता है बिग फाइव थ्योरी के अंदर। उसके आगे अगर हम लोग चले तो अगला है कर्तव्यनिष्ठ संबंधी लक्षण। ये क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ संबंधी लक्षण का आकलन यह दर्शाता है कि व्यक्ति कितना जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम है। यानी कि ये जो टाइप होता है आदमी लोगों का, इसके अंदर व्यक्ति जो होता है ना जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है, मतलब कितने ज्यादा सामना कर सकता है, तो उस चीज के रूप में जो है कर्तव्यनिष्ठ संबंधी लक्षण के रूप में व्यक्ति को दिखाया जाता है। कितना आत्म अनुशासित है, यानी कितना सेल्फ डिसिप्लिन है बंदा, तो वो भी बंदा कर्तव्यनिष्ठ संबंधी लक्षण के अंदर आता है। शब्दों से भी आपको पता चल रहा होगा कैरेक्टर्स के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, कितना योजनाबद्ध कार्य करता है, कितना मतलब प्लानिंग के साथ कार्य करता है, तो वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। अगला है हमारा बहिर्मुखता। इसके अंदर क्या होता है? इस लक्षण का आकलन यह दर्शाता है कि व्यक्ति कितना ऊर्जावान है, यानी कितना एनर्जेटिक है बंदा, ठीक है, कितनी सकारात्मक भावना रखता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी रखता है अपने अंदर, वो कितनी स्वीकारने की क्षमता रखता है कि एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये मेरी गलती है या नहीं है, कितना मिलनसार है, यानी कितना मिलता है लोगों से, जुलता है इस तरह से, कितनी बातें करने में निपुण है, और कितना जिंदा दिल बंदा है कि हाँ भाई कुछ भी काम करेगा एकदम जिंदा दिली के साथ, कोई डर भय कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपसे 3 व्यक्तित्वों को समझाते हुए एक तालिका बनाने के लिए बोला था। इनको समझाते हुए आपको बेसिकली क्या करना था? एक तालिका, एक टेबल बनाना था, उस टेबल के अंदर आपको इसको समझाना था उनकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया और 2 और बता देता हूँ। चौथा होता है सहमतता संबंधी लक्षण। इस लक्षण का आकलन यह दर्शाता है कि व्यक्ति कितना उदार है, यानी कि कितना दूसरों को सहयोग करने वाला है, कितना व्यवस्थित रूप से कार्य करने वाला आदमी है, और कितना मित्रतापूर्ण काम करने वाला व्यक्ति है। तो ये चौथे प्रकार का पर्सनैलिटी होता है। अगला जो होता है हमारा 5वां पर्सनैलिटी का बंदा, इसके अंदर क्या होता है? मनोविक्षुब्धता, ठीक है, संबंधी लक्षण। इस लक्षण का आकलन यह दर्शाता है कि व्यक्ति कितना गुस्सा करने वाला है। इसके अंदर वह अवसाद में रहने वाला है, गुस्सा करता है, और नियंत्रण कितना अपने ऊपर कितना कंट्रोल करता है, कितना चिंतित रहता है, और कितना भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। ये सारी चीजें हमें इस टाइप के पर्सनैलिटी के अंदर देखने को मिलता है। सेम आपका क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ड्रॉ अ टेबल एक्सप्लेनिंग एनी 3 पर्सनैलिटीज फ्रॉम बिग फाइव थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर आप बिग 5 थ्योरी कह लीजिए दे, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको यहाँ पर लिखने हैं बिग 5 थ्योरी के बारे में। मैं फाइबर बोला हूँ, माफी चाहूंगा, बिग 5 थ्योरी आपका, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम में दिखाऊं मैं आपको इस तरह से, आपका 28वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई ने आंसर दिया है, और मैंने आपके लिए यही सारे क्वेश्चंस के आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपके लिए इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपकी जो है ये सारी चीजें यहाँ पर लिखना है, ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी आप भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ, अभी आप इसको देख लीजिए उसके बाद, ठीक है। ये आपके 5 पॉइंट्स थे जो कि आपको लिखने थे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब मैंने अपने टाइम पे बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पास फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो विषय है ये पढ़ा रहा हूँ पिछले 2-2.5 सालों से। आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अपना 100% दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बाकी आप भी पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने पूरे साल इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, पूरे बिल्कुल ध्यान से देखिए, हर एक पैटर्न को समझिए और सारे क्वेश्चंस को समझिए। हो सकता है कई सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाए, चाहे वो मिड टर्म में रिपीट हो, प्री बोर्ड में रिपीट हो, या फिर बोर्ड में रिपीट हो, ठीक है। बोर्ड में रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, खासकर फिजिकल वगैरह की अगर बात करूँ तो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शक्ति का निर्धारण करने वाले किन्हीं 3 शारीरिक कारणों की व्याख्या आपको करनी है। अब शक्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन एनी 3 जो है सो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग जो है सो कि स्ट्रेंथ है। शक्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो देखिए शक्ति जो है वो संगठक के
विभिन्न उप प्रकार होते हैं, जैसे कि अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और धीरज आदि। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें बोला है कि इसके किन्हीं 3 शारीरिक कारकों की व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के व्यायाम देखने को मिलते हैं, तीव्रता और अवधि होती है, इसीलिए शारीरिक कारण भिन्न होते हैं। ठीक है, भारोत्तोलक जो आपका होता है, यानी जो वेट लिफ्टर होता है, कुंद होता है, स्प्रिंट या शक्ति जैसे खेलों में जो है कि चपलता और ताकत पर हावी होने के वाले खेल जहां बल उत्पादित अधिक होता है, यानी कि ऐसे खेल वगैरह देखने को मिलता है हमें शक्ति का, जिसके अंदर ज्यादा बल का प्रयोग होता है, जैसे कबड्डी वगैरह। इस तरह से आप देख सकते हैं। थकान जल्दी होती है इसके अंदर, जहां शक्ति का ज्यादा प्रयोग होता है, और मांसपेशियों में तेजी से चिकोटी फाइबर प्रतिशत अधिक होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, जो क्वेश्चन है आपका शक्ति का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारण, तो इसके अंदर जो बॉडी है वो बहुत जल्दी थक जाता है। ठीक है, और एटीपी सीपी सिस्टम या एनारोबिक सिस्टम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ऊर्जा पैदा करने का काम करता है। ठीक है, और अगला है आपका स्ट्रोक की मात्रा देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा 29वें क्वेश्चन का। और सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 साइकोलॉजिकल या कह लीजिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। तो 29वें क्वेश्चन का आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 यानी 30वां क्वेश्चन। इसमें बोला है कि महिला एथलीट्स ट्रायड का क्या अर्थ है, किन्हीं 2 को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल एथलेटिक्स। ठीक है, या एथलीट्स कह लीजिए, सॉरी। ट्रायड एक्सप्लेन एनी 2 इन ब्रीफ, यानी किसी 2 को बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये महिला खिलाड़ी त्रय महिला खिलाड़ियों में होने वाले रोगों के लक्षणों का समावेश व रोग है ये। ठीक है, प्रारंभिक सुशीलता या कह लीजिए रंजो रोध जो होता है, खाने संबंधी विकार यानी ईटिंग से संबंधित डिसऑर्डर होता है, ये बीमारियां होती है। जो ये होता है ना महिला एथलीट ट्रायड के अंदर, तो ये सारी चीजें बीमारियां देखने को मिलती है, जिसमें जीवन में लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधित गंभीर व खतरनाक परिणाम होते हैं। मतलब इसके इन रोगों समूह में 3 परस्पर संबंधी परिस्थितियां यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, मतलब परिस्थितियां देखने को मिलती है। पहला है हमारा अस्थि सुषिता। ठीक है, इसका संबंध जो है अस्थि पदार्थ की विषम सामग्री यानी कि बोन मटेरियल की कमी से है। यह एक अस्थि संबंधी विकार है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो हड्डियां होती है ना, उससे संबंधित यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अस्थि की सहंति बोन्स मास में कमी से अस्थि भंग जो है फ्रैक्चर भी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पहला टाइप है, जो महिला एथलीट ट्रायड का क्या अर्थ होता है और इसको संक्षेप में बताना है, तो इसका पहला टाइप इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला मैंने आपको बताया एक दूसरा भी बीमारी होता है रजोरोध करके। ठीक है, प्रजनन योग्य आयु वाली स्त्रियों को मानसिक स्राव नहीं होता है, या फिर आरंभ होकर कभी कभी कई महीनों तक मानसिक धर्म का न आना रजोरोध कहलाता है। इस समस्या का प्रमुख कारण अधिक तीव्रता वाले व्यायाम या शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार कम कैलोरी वाले भोजन लेना, यानी कि अगर बॉडी पर प्रॉपर ध्यान ना दे तो रंजोरोध होने का खतरा रहता है महिलाओं के अंदर। ठीक है, और इसी कारण महिलाओं के मानसिक धर्म अनियमितता या कई बार रुक भी जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। अगर महिलाएं खान पान का सही से पालन नहीं करती है, हार्मोन्स में बदलाव देखने को मिलता है, तीव्र रक्तचाप वगैरह देखने को मिलता है, और अधिकांश देखने को मिलेगा आपको मतलब यही सारी चीजें बेसिकली देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, या फिर कह लीजिए आपका जियोग्राफी हो गया, जो मैंने पढ़ा है और मैंने समझाया भी है बच्चों को उसका पेपर। तो इसमें थोड़ा सा ना कई बार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े टफ पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा दिमाग लगा करके समझना होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 नंबर के लिए। और इसका जो आंसर है आपका इंग्लिश मीडियम में, फीमेल एथलीट्स जो है ट्राइड करके, उसका आंसर इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब डिसऑर्डर ईटिंग हो सकता है, और इस तरह से करके तीनों के बारे में बता रखा है। इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है बच्चों। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा 30वां जो क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन कह लीजिए, वो पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सेक्शन डी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आपको जो है ये ऊपर दी गई स्थिरता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये ऊपर आपको दिया क्या गया है, ऊपर आप देखेंगे तो ये एक फिक्सचर दे रखा है आपको, यहाँ पर इसको आपको समझना है और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। काफी इजी है बच्चों। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने चर्चा भी किया है अभी। ठीक है, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, पैटर्न आपके दिमाग में बैठता चला जाए और कितने शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ आप देखेंगे हम लोग सेक्शन डी के अंदर है, 31 से लेकर 33 तक इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 4-4 नंबर के होंगे। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसके अंदर आपको चॉइस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आ गया है इस फिक्सचर को, यानी कि ये जो डायग्राम दे रखा है इसको समझ लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट चलता हूँ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका कि दूसरे दौर में कुल मैचों की संख्या कितनी है, तो वो है 8। यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम से रिलेटेड ही आपका जो है वो क्वेश्चन है और डायग्राम से अंदर से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसके आगे अगर मैं चलूं तो मैचों की कुल संख्या की गणना करने का सूत्र क्या होगा, तो n माइनस में 1 होगा। ये ब्रैकेट मैंने खुद से लगाया है, आपका जो सूत्र होगा ये डायरेक्ट यही होगा। उसके आगे चले, अगला है कि इस मामले में चौथे दौर में डैश भी कहा जा सकता है, मतलब इस मामले में जो चौथा दौर होगा, फोर्थ राउंड होगा, उसको क्या कहा जा सकता है, सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके आगे अगर मैं चलूं तो अगला है 22 की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या होगा, तो सेकंड माइनस n होगा। ठीक है, ब्रैकेट हटा दीजिए, ये आपका होगा। इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सेम वही क्वेश्चन है कि राउंड की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या होगा, तो सेकंड माइनस 1 होगा, n होगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछे गए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से पूछे गए यहाँ तक। और इसका जो आंसर है, सेम आंसर वही होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। अगला अब हमारा है 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन को देखिए कि शिक्षक के साथ साथ प्रशिक्षक हमेशा विभिन्न प्रतिस्पर्धी खेलों और खेलों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी गेम होता हो, जैसे हॉकी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ठीक है, उस गेम के अंदर आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट होता है उससे ज्यादा मेहनत एक टीचर करता है ताकि जो स्टूडेंट है वो अच्छा बन सके, उसको सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके। यदि यहाँ पर लिखा हुआ यदि बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान है, ठीक है, तो वे छात्रों के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रशिक्षक है, यानी कि कोई भी ट्रेनर है, उसके पास बायोमैकेनिक्स का अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, तो वो कैसे मदद कर सकता है स्टूडेंट्स की। तो चलिए समझते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, इसी चित्र के माध्यम से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नीचे की ओर उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है, गेंद उतने ही अधिक हवा में उछलती है। यह कथन किस कानून का हवाला दिया जा रहा है, मतलब इस कथन के माध्यम से किस मोशन को या किस लॉ को बताया जा रहा है। तो गति का तीसरे नियम के बारे में बताया गया है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बी में कि ऊपर दिए गए चित्र में न्यूटन के तीसरे नियम को डैश में दर्शाया गया है, तो पहली वाली तस्वीर में दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है न्यूटन का आपको जो है सो कि रूल देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला सी में क्वेश्चन है कि न्यूटन के दूसरे नियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो त्वरण का जो नियम है ना, उसके रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा डी में कि मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाले विभिन्न शक्तियों का अध्ययन डैश है, तो वो है आपका जो किसियोनोलॉजी होता है ना, वो होता है आपका। ठीक है, इसी का अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक उच्च जंपर एक ठोस सतह से ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि
यह उसके शरीर का उतना ही बल के साथ विरोध करता है जितना वह उत्पन्न करने में सक्षम है। यह उदाहरण गति के किस नियम को दर्शाता है? तो गति का जो तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है, उसको दर्शाता है। सेम क्वेश्चन आपसे देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आपसे पूछा गया है। 32वां क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, और ये क्वेश्चन से आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका जो आंसर आपको लिखना है वो आपको मैं दिखा देता हूं। इनका आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, या यहां तक आपका आंसर रहेगा 32वां। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 33वें प्रश्न पे, यानी कि जो 33वां क्वेश्चन है उस पे, कि चित्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब आपको ये दो चित्र दे दिया, यानी कि पिक्चर दे दिया, पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2। इसको देखना है और इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको देना है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है ए में, कि पहले संगठन का मिशन क्या है। ठीक है, तो उत्तर है यहाँ पर जो पहला संगठन है ये वाला, तो उसका मतलब मिशन है कि विशेष ओलंपिक का मिशन बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों में साल भर के खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना, जिससे उन्हें शारीरिक फिटनेस विकसित करने और साहस का प्रदर्शन करने का आनंद अनुभव हो और घटनाओं में जो है सो कि भाग लेने के लिए निरंतर अवसर मिल सके। यानी कि जो है सो कि कह सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाना, जिसके अंदर विशेष रूप से जो मदद वाले बच्चे हैं, दिव्यांग वगैरह, ये भी पार्ट ले सके और भी लोग उसके अंदर हिस्सा ले सके, ताकि उनका फिजिकल फिटनेस बढ़ सके और ओवरऑल जो उनका डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है हमारा बी में क्वेश्चन पूछा है कि पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। तो उसका आदर्श वाक्य है कि मुझे जीतने दे, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम जो है सो कि लेने दो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये उनका एक आदर्श सेंटेंस है, कह सकते हैं लाइन है उनके द्वारा कही गई है पहले संगठन के द्वारा, कि या तो मुझे जीतने दो, या तो भाई मेरे को मेरी तरफ से जो मैं 100% दे सकता हूँ ना भाई, वो कर लेने दो। ठीक है, तो ये उनका एक आदर्श लाइन है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन सी में, कि 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो ये वाला जो खेल है यहाँ पर आप देखेंगे 1965 तक इसको किस रूप में जाना जाता था, तो बंधिर अंतरराष्ट्रीय मुख्य खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेलों के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा पिक्चर जो है गेम प्रत्येक डैश वर्ष के बाद आयोजित किया जाता था, तो 4 वर्षों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ये आपके सामने पिक्चर है, दोनों पिक्चर, बस मैंने यहाँ और यहाँ लगा दिया है, आपको ये सीधी लाइन में दे रखा है ये। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 क्वेश्चन बेसिकली इससे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, दृष्टिबाधित का अगर हटा दे तो, और इन चारों का आंसर जो आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इन चारों का आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम लोग मतलब आ ही गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। अब सेक्शन ई में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने शब्दों में आपको आंसर देना है, इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि खंड ई के अंदर 34 से लेकर 37 तक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 200 से 300 शब्दों में इनका आंसर देना है आपको, यानी 200 से 300 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको देना है। कोई भी 3 क्वेश्चन का आपको प्रयास करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस था इसके इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अब चलिए इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं बच्चों, एक एक करके। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार पूछा गया है। यहाँ पर है 34वां क्वेश्चन कि अस्थमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाइए, और जो है सो कि स्टिक डायग्राम की सहायता से इनमें से किसी एक के प्रशासन यानी आसन की प्रक्रिया समझाइए। कहने का मतलब यह है कि जो अस्थमा नामक रोग होता है ना, तो वो जो बीमारी है
वो उस बीमारी को मतलब ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मतलब उस बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए हम लोग किन योग के आसनों को कर सकते हैं, ठीक है, योगा कौन कौन से योगा कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक आपको डायग्राम बना करके उसके प्रक्रिया के बारे में समझाना है कि उस आसन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है और आंसर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए लाया हूँ, जिसमें आप देखिए पहले तो समझिए अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नालिकाओं से संबंधित है और यह श्वास नालिकाओं में सूजन कर देता है, जिसमें मतलब बहुत संवेदनशील हो जाता है सांस लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, मतलब ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, उनको कमजोर कर देता है अस्थमा, जिससे कि आपको जो मतलब सांस लेता है आदमी, ठीक है, तो सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो अस्थमा ये प्रॉब्लम करता है किसी भी व्यक्ति का। अब अस्थमा होने का कारण क्या है? धूल से हो सकता है, धुआं ज्यादा कंज्यूम करने से हो सकता है, जैसे देखेंगे जो सिगरेट वगैरह ज्यादा पीते हैं उनको अस्थमा का चांसेस ज्यादा रहता है। कभी कभी ये मतलब आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है, बोले तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी भी चला आ सकता है, ठीक है। और आप देखेंगे तो जानवरों के त्वचा के बाल या पंख आदि से भी हो सकता है। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आज तक अस्थमा को पूरी तरह से खत्म करने का कोई भी दवाई नहीं आया है, मॉडर्न साइंस की अगर हम लोग बात करें, मेडिकल साइंस की। तो अब कुछ आसन है जिसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लड़की लोग कुछ आसन कर रही है, यहाँ पे आप देखेंगे ये धनुषासन है आपका, ठीक है, और ये कुछ आसन है, और भी कुछ आसन है यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्वतासन कर सकते हैं आप, भुजंग आसन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, मत्स्य आसन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आसन है योगा के जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक के बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा बच्चों, तो इजीली आपको जो पूरे नंबर है वो मिल जाएंगे, 5 नंबर। जैसे भुजंग आसन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे विधि क्या है, तरीका क्या है इन आसनों को करने का, तो वो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 34वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो इस टाइप से लिखना है। आपके सामने ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखिए यहाँ पर सारे आसनों के बारे में दिखा रखा है इंग्लिश मीडियम में, आप देखेंगे तो भुजंग आसन, मत्स्य आसन, तो ये सारे आसन कर सकते हैं, और इनमें से कोई एक आसन के बारे में आप डिटेल में लिख दीजिएगा कि कैसे इसको कर सकते हैं, क्या क्या विधि होता है, तो इजीली आपको 5 नंबर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपका 35वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर कि SAI यानी कि आयु वर्ग 9 से 18 वर्ष के जो होते हैं, इनके द्वारा फिटनेस परीक्षण के तहत सूचीबद्ध परीक्षण मंदों की एक तालिका बनाए और साथ ही उन्हें आयोजित करने के उद्देश्य के साथ इनमें से किसी एक के प्रशासन की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आंसर रहेगा आपका आयु वर्ग 9 से 18 वर्ष वाला, जिसमें कक्षा 4 से 12 तक हो सकता है, जिसका BMI जो है यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 50 होना चाहिए, मतलब बॉडी मास इंडेक्स बताने हैं बेसिकली, सॉरी, ठीक है। और 50 मीटर स्पीड टेस्ट हो सकता है, इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, 50 मीटर स्पीड टेस्ट के बारे में, या फिर इस तरह से। बाकी एक तालिका के रूप में, ये सपोर्ट मटेरियल से मैंने डायरेक्ट उठा लिया आपका, तो इस तरह से रूप में भी आप समझा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 मीटर स्ट्रेडिक स्टार्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है। एथलीट की त्वरण गति को मापने के लिए और माप के लिए जो है टेप, विराम घड़ी, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और किसी एक के बारे में आपको अच्छे से बता देना है। मैंने 600 मीटर दौड़ जो है, पैदल चाल या रन वॉक कह लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए, और इसके अंदर एक डायग्राम है उसको भी दिखा दिया है। इसके अंदर क्या होता है ना, 600 मीटर रन वॉक के अंदर परीक्षार्थी आरंभ रेखा के ठीक पीछे दौड़ शुरू करने की खड़ी हुई दशा में आ जाता है, जैसे होता है ना, और जैसे ही रेडी टू गो का सिग्नल मिलता है, 600 मीटर की दूरी दौड़ जो है आरंभ कर देता है, और दौड़ने के जो है के दौरान थकने पर पैदल भी चल सकता है। इस परीक्षण में एक ही समस्या पर अनेक विद्यार्थी दौड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब एक समस्या बोला मैंने, एक समय पर अनेक विद्यार्थी, बहुत सारे जो विद्यार्थी वो दौड़ सकते हैं, और समय मिनट तथा सेकंडों में नोट कर लिया जाता है, वहीं सभी परीक्षार्थियों का स्कोर होता है, ठीक है। यानी कि एक रेस के लिए बता रखा है कि एक रेस जो होता है एक टाइम में कंप्लीट हो सकता है, और एक इस तरह का ट्रैक होता है जिस पर कई सारे जो स्टूडेंट्स है वो एक साथ भाग सकते हैं, और जो टाइम होता है ना उसको कैलकुलेट किया जाता है समय, मिनट और सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 35वां क्वेश्चन। और इसका जो आंसर लिखना है आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और
कुछ चीजें भी यहाँ पर दिखा रखा है ये आसन वगैरह के बारे में इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन हमारा है कि लचीलेपन को इसके प्रकारों सहित परिभाषित कीजिए और लचीलापन विकसित करने के लिए प्रयुक्त किन्हीं दो विधियों की व्याख्या कीजिए। तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन कि डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी अलोंग विथ इट्स टाइप, एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ यूज टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी बॉडी में आपको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मतलब एक तरह से फ्लैक्स कैसे बना सकते हैं, लचीला कैसे बना सकते हैं, और लचीलापन के मतलब कितने प्रकार होते हैं, इसको विकसित करने के लिए किन्हीं दो विधियों को बताइए। मतलब तो इस तरह से आप बता सकते हैं। देखिए दो प्रकार का लचीलापन होता है, एक तो सक्रिय लचीलापन होता है जिसको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, और दूसरा होता है अक्रिय लचीलापन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सक्रिय लचीलापन होता है बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूरी तक गति करने को सक्रिय लचक या लचीलापन कहा जाता है। जैसे खिंचाव वाला व्यायाम हो गया, बिना किसी व्यक्ति की सहायता से करना होता है। अगला होता है अक्रिय लचीलापन या पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अक्रिय लचक शरीर की वह योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक जो गतियां की जा सकती हैं, जैसे किसी सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए लचीलापन विकसित करने के लिए प्रयुक्त किन्हीं दो विधियों की व्याख्या करनी थी, तो खेल कूद में जो है लोच लचक को बनाए रखने के लिए खिंचाव व्यायाम करने चाहिए, इससे हम लोग लचीलापन बनाए रख सकते हैं। और खिंचाव को रोकने की विधि देखिए यहाँ पर इस तरह से सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं बच्चों, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलिस्टिक विधि के बारे में बता रखा है, पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि के बारे में सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। सेम आपको क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, 36वां क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी विथ इट्स टाइप, एक्सप्लेन एनी टू मेथड यूज टू डेवलप। जो फ्लेक्सिबिलिटी है कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है या विकास किया जा सकता है अपनी बॉडी का, इस तरह से। तो एक तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एक तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और बाकी एक्सप्लेन करना है एनी टू मेथड यूज टू डेवलप जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेथड स्ट्रेचिंग एंड स्टॉपिंग, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये बैलिस्टिक मेथड यूज कर सकते हैं, सारी चीजें आप इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और बाकी अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई ने आपका कुछ इस प्रकार से इसका आंसर की में आंसर दिया हुआ है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार से, जो कि काफी मेरे को खराब लगा, इसलिए मैंने आपके लिए इस अच्छे से आपको समझा दिया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप की। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 37वां क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्रक्षेप को परिभाषित कीजिए तथा खेल के उदाहरणों की सहायता से, ठीक है, प्रक्षेप को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की व्याख्या करनी। तो प्रक्षेप के बारे में आपको बता रखा है कि जब एक पिंड को एक निश्चित कोण पर हवा में एक निश्चित मात्रा में बल के साथ फेंका जाता है तो यह हवा में यात्रा करता है और एक घुमावदार पथ का अनुसरण करते हुए कुछ दूरी तय करता है, जिसे परवलय कहा जाता है। ठीक है, और इसे प्रक्षेप की गति कहते हैं। तो कुछ बातें यहाँ पर बता रखी है इसके बारे में, बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से आपका सीबीएसई ने दे रखा है कि वही एक बंदा है, यहाँ आप देखेंगे तो इसने एक बॉल टाइप की चीज को ऐसे फेंका, तो ये प्रक्षेप के अंदर आता है। ठीक है, प्रक्षेप के अंदर, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है सो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। बाकी आप इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं पूरा, हिंदी मीडियम में भी मैंने समझाने का आपको पूरा प्रयास किया है। यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, बाकी आप अपना बुक पढ़ेंगे उसके अंदर और भी डिटेल में आपको मिल जाएगा। सीबीएसई ने ज्यादा नहीं दिया है, आपका सीबीएसई ने सिर्फ इतना दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का डायग्राम दे दिया और कुछ चीजें यहाँ पर समझा दी, ये आप देख सकते हैं ये, लेकिन मैंने फिर भी कुछ एक्सप्लेन करके चीजें आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यही था हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो। हमारा ये जो सैंपल पेपर था वो मैंने पूरा आपको समझा करके समाप्त कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा, ताकि इसी तरह से आप अपडेटेड रहे जैसे आपने फिजिकल एजुकेशन का पेपर देखा बच्चों।
और हाँ, इससे पहले में मैंने आपके अदर सब्जेक्ट्स कवर करा रखे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया आपका, और आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया। ये सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। जो लेटेस्ट सिलेबस या कह लीजिए लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है 2022-23 के लिए, ये इस सैंपल पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करके और इंग्लिश में भी आपके लिए मैंने डाल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी देख सकते हैं, वीडियोस वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। आज के लिए इतने बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।